नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से किया अनुरोध। रुड़की, देहरादून और काशीपुर प्लान से मिले प्रदेश को ऑक्सीजन। नैनीताल के भवाली के पास बादल फटा, कई रोड बंद, कैची धाम मलबे की चपेट में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा निर्देश, 10 लाख एपीएल कार्ड धारकों को राहत, 3 महीने तक मिलेगा 20 किलो राशन। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 7,749 नए संक्रमित मिले, 109 मौत, 7,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस बना रहा मुसीबत, कोविड को मात देने वालों की आंखों की रोशनी छीन रहा है नया दुश्मन। हरिद्वार में बनेगा स्पेशल कोविड अस्थायी शमशान घाट, एक साथ 16 शवों का हो सकेगा दाह संस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों पर बना खतरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। डायबिटीज के मरीजों जरूरत है कि शुगर नियंत्रण रखें। देहरादून, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों पर बना खतरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। डायबिटीज के मरीजों को जरूरत है शुगर नियंत्रण रखने की। देहरादून से खबर आपको बता रहे, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों पर बना खतरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। डायबिटीज के मरीजों को जरूरत है कि शुगर को कंट्रोल में रखें। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के मरीजों पर बना खतरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। डायबिटीज के मरीजों पर जरूरत है शुगर कंट्रोल रखने की। देहरादून से खबर आपको बता रहे, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज मरीजों पर बना खतरा। उत्तराखंड मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। डायबिटीज के मरीजों को जरूरत है शुगर नियंत्रण रखने की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवाब चौधरी जुड़े हैं। नवाब, अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस कोरोना के बाद जो लोग निकल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो खतरा बना हुआ है। देखिए, कल मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये बात एक प्रेस ब्रीफिंग में बताई। उन्होंने कहा है कि जैसे कि अगर कोरोना से किसी भी व्यक्ति जो कि डायबिटीज से ग्रसित है, उसको अगर कोरोना होता है और उससे कोरोना से क्योर हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा खतरा जो है ब्लैक फंगस का रहता है। उनका मानना है कि शुगर के पेशेंट के साथ ये दिक्कत हो सकती है, जो कि अभी तक विशेषज्ञों ने बताया है। और उनका ये भी कहना है कि इस दौरान जो है पेशेंट को अपनी शुगर कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो जो है ब्लैक फंगस जैसी जो भयंकर बीमारी है उससे पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वो आंख पर और स्किन पर बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। इसमें जो है आंखों की रोशनी तक जाने का खतरा रहता है। और इससे अगर निजात पानी है तो कोरोना से क्योर होने के बाद अपनी जो डायबिटीज है उसको नियंत्रित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायबिटीज पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखने की जरूरत है, वरना वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। इसी बीच खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, गरज के साथ शुरू हुई बारिश। खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, गरज के साथ शुरू हुई बारिश। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को हुआ नुकसान।
गरज के साथ शुरू हुई है बारिश। खबर आपको डोईवाला से बता रहे, बारिश होने से तापमान में आई है गिरावट। खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं। बारिश होने से तापमान में आई है गिरावट। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल का हुआ नुकसान। गरज के साथ शुरू हुई बारिश। एक और खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ बेहद कम। खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ कम, हवाई यात्रियों की संख्या हुई आधी। कोरोना का हवाई अड्डों पर दिख रहा है खासा असर। देहरादून हवाई अड्डे पर ट्रैफिक हुआ बेहद कम। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर ट्रैफिक हुआ बेहद कम। कोरोना का हवाई अड्डे पर दिखा खासा असर। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ बेहद कम। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ बेहद कम, हवाई यात्रियों की संख्या भी हुई आधी। कोरोना का हवाई अड्डे पर दिखा खासा असर। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ बेहद कम। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर हवाई ट्रैफिक हुआ बेहद कम। इसी बीच डोईवाला से एक और खबर आपको बता रहे हैं। ईद और को लेकर बेहद सतर्क हुआ शासन प्रशासन। ईद को लेकर बेहद सतर्क हुआ शासन प्रशासन। एसडीएम एडीएम कोतवाल ने मुस्लिम समुदाय से की अपील। लोगों से घरों में ही रहकर ईद की नमाज पढ़ने की अपील की गई। मस्जिदों में नहीं होगी सामूहिक नमाज। मस्जिदों में नहीं होगी सामूहिक नमाज। पुलिस का रहेगा पहरा। मुस्लिम समाज के लोगों ने शासन प्रशासन को दिया भरोसा, नहीं होंगे लोग इकट्ठा। डोईवाला से खबर। ईद को लेकर बेहद सतर्क हुआ शासन प्रशासन। खबर रुड़की से है, जहां एक चर्चित अस्पताल में बिना अनुमति के कोविड केयर सेंटर चलाए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ रुड़की आवास विकास स्थित एनडी अरोड़ा क्लिनिक पर छापेमारी की। टीम ने भर्ती सभी मरीजों की डिटेल लेने के बाद चिकित्सक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कोरोना पॉजिटिव और जनरल मरीज दोनों देख रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज इनके अंदर भर्ती भी हैं और कोई भी जो हमारी आईसीएमआर गाइडलाइन होती है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ छापा मारा है और वो ये पाया गया है कि कोरोना गाइडलाइन जो होती है आईसीएमआर की बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। कोविड मरीज और जनरल मरीज दोनों साथ रखे जा रहे हैं। और जबकि कोविड केयर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ और कोविड पेशेंट के साथ साथ रूटीन का जो आपका पेशेंट है उनको भी साथ साथ एडमिट किया जा रहा है। तो मौके में 6 से 7 पेशेंट एडमिट पाए गए हैं, जिसमें से कि 4 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव रूटीन के पेशेंट हैं। और इसके साथ साथ उनके जो सभी अटेंडर हैं वो लोग भी अंदर ही रह रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ आ रही है कि कोविड को कंट्रोल करने की जगह कहीं ना कहीं स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है और ना इनके द्वारा प्रॉपर जो पीपी किट वगैरह है उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है। तो उसमें ये सीएमओ साहब साथ में आए हैं, तो एक तो प्रॉपर इनका क्लिनिक को सीज किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वरिष्ठ
कोरोना पॉजिटिव और जनवरी 2। रुद्रपुर एएनएम दीपा जोशी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पर हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। जो 18 से प्लस है उन्हें संक्रमित होने की स्थिति कम हो जाती है और जो लोग के मन में डर बना हुआ है कि वैक्सीन लगवाना नहीं चाहिए, वो लोगों की गलतफहमी है। वैक्सीन लगवाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये हम अपील कर रहे हैं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज हम मौजूद हैं रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वरिष्ठ एएनएम दीपा जोशी जी। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार ये कोरोना काल में तो जनता की सेवा कर रही हैं, उसके अलावा भी ये कोरोना काल के अलावा भी लगातार लोगों की सेवा करती रहती हैं। कई एनजीओ हैं जिनमें ये लगातार जाके सेवा करती हैं, स्वच्छता अभियान का हो या जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो। तो इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोगों के अंदर भय की स्थिति पैदा है कुछ लोगों के अंदर कि कोरोना वैक्सीन लगाने से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो लोगों में वैक्सीन की दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। मैम, लगातार कुछ लोगों के अंदर भय पैदा हो रहा है कि वैक्सीन लगाने से दिक्कत आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? वैक्सीन लगाने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। किसी किसी को सामान्य बुखार हो रहा है, 100 या 99 बुखार की शिकायत आ रही है, वो पैरासीटामोल टैबलेट खा सकते हैं जो पूरी तरह सेफ़ है और वैक्सीन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी इसके दुष्प्रभाव नहीं हैं, इसलिए वैक्सीन लगानी चाहिए। कोविड-19 संक्रमण से खुद का बचाव करना चाहिए, अपने परिवार का बचाव करना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। 10 तारीख से 18 प्लस को भी वैक्सीन लग रही है सत्संग में, गुरुद्वारे के अंदर, और जो 45 प्लस है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर भी लग रही है। लेकिन कुछ लोगों को साइड में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों की ये समस्या है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो किस तरीके की दिक्कत आ रही है? रजिस्ट्रेशन की दिक्कत तो नहीं आ रही होगी क्योंकि 6000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है 18 प्लस 44 को, और आज भी हमारा 1740 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है। तो वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास में और लोकास टीबी सेंटर सिडकुल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जैसे वैक्सीन की आपूर्ति होगी तो यहाँ निरंकारी सत्संग भवन में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसकी साइट खुल जाएगी। ये हमारे साथ मौजूद थी यहाँ की जो एएनएम हैं दीपा जोशी जी। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन लगाने से जो लोगों के अंदर कोरोना का डर है, कोरोना का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। अपने सहयोगी सानूर के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़ रुद्रपुर। नैनीताल में देर शाम हुई तेज बारिश के बाद हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर कैची धाम के पास सड़क में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। भारी मलबे और बोल्डर सड़क पर आने से दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। लोगों ने बताया कि देर शाम तेज बारिश के बाद क्षेत्र में खेती बाड़ी को अधिक नुकसान हुआ है, हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक पानी के साथ मलबा सड़क में आ गया, जिसके कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे कैची धाम सहित जगह बंद है। रुड़की की साउथ सिविल लाइन कॉलोनी में लगे बीएसएनएल के टावर से लोगों को उसके हाई रेडिएशन से खतरा बना हुआ है। इस टावर को हटाने की मांग को लेकर कॉलोनी अध्यक्ष के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने विधायक प्रदीप बत्रा, एसडीएम, एसडीएम व बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। उनके द्वारा कॉलोनी में लगाए गए टावर के कारण कॉलोनियों के लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जो जनहित में ठीक नहीं। लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इस प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही इस टावर को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्थानांतरित कराया जा रहा है, जो कॉलोनी के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। यदि बीएसएनएल के अधिकारी उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो इस टावर को चलने नहीं देंगे और इस टावर के हटने तक लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन भी है। और ये साउथ सिविल लाइन कॉलोनी है, गली नंबर R4। यहाँ पर बीएसएनएल टावर है, इससे कई कैजुअलिटी हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। मेरी पोती 9 साल की थी, वो भी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई है, और एक लड़का इधर कैंसर से डेथ हुआ है, एक इधर और कैंसर से डेथ हुई है, एक लड़का उधर कैंसर से पीड़ित हुआ है। ये टावर इस कॉलोनी से हटना चाहिए। पहले हमने इसका विरोध किया था। मेरा नाम दीपक अहलावत है। 6 महीने पहले भी बीएसएनएल के अधिकारियों के सामने हमने उपरोक्त टावर को लेकर इसका विरोध किया था। तब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपको इसकी फ्रीक्वेंसी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं 800 मेगाहर्ट्ज से कम अगर होंगी नहीं होंगी तो हम कर दिया जाएगा। उन्होंने फ्रीक्वेंसी में भी हेर फेर करके
2 दिन डाउन करके इसकी फ्रीक्वेंसी कम दिखा के फिर से इस पे और कंपनियों के वाईफाई कनेक्शन दे दिए जा रहे हैं, जबकि उनसे हमारा आश्वासन उन्होंने ये दिया था कि 2026 तक हम इस पे किसी भी प्रकार का और अतिरिक्त लोड नहीं लगाएंगे टावर। अच्छा। और मेरी खुद 9 साल की बच्ची एक्सपायर हुई, कैंसर से पीड़ित हो, ब्लड कैंसर हुआ था, और यहाँ पे 2-3 इस तरह की मौत हो चुकी हैं। और ये और जो है इसमें BSNL और प्लस एयरटेल का 2 टावर लगे हुए हैं इसी पे ही, और लगाने के लिए आए हैं। ऋषिकेश के IDPL ग्राउंड में कोरोना संक्रमण से जंग लड़ रहे मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए DRDO के द्वारा 500 बेड के कोविड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने निर्माण स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि 70% कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 4-5 दिनों में अस्पताल को संचालित किया जाएगा, जिससे ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्रों के कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार मिल जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। परसों मैंने माननीय राजनाथ सिंह जी को पत्र भी लिखा था धन्यवाद के लिए, किस प्रकार से इस आपदा में ये सरकार हमारे पहाड़ का यानी उत्तराखंड वासियों का ध्यान रख रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ 1400 बेड का DRDO के माध्यम से काम चल रहा है, जिसमें 500 मेरे इसी IDPL जो मेरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, 400 जोली में, 500 हल्द्वानी में। और जहाँ मैं खड़ा हूँ कि 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे आने का अवसर मिला था, उस समय ये प्राइमरी स्टेज पे था, और आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग 70-75% काम यहाँ पे हो चुका है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर धनौरी क्षेत्र, जहां पिछले 2 महीने से एक गुलदार ने दहशत का माहौल बना रखा था। गुलदार की दहशत के कारण ग्रामीण अपने खेतों में भी जाने से बच रहे थे। वहीं गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में एक पिंजरा भी लगाया था, जिसमें कुछ दिन पहले गुलदार पिंजरे में फंस भी गया था, लेकिन पिंजरे के पास गुलदार को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके बाद गुलदार भीड़ को देखकर खूंखार हो गया था और पिंजरा तोड़कर फरार हो गया। वहीं गुलदार को पकड़े जाने के बाद अब वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लगभग 1 महीने से क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही हमें पता चल रही थी। ग्रामीणों द्वारा भी हमें लगातार बताया जा रहा था कि यहाँ खेतों में या आसपास के जो गांव के क्षेत्र हैं उसके आसपास आबादी क्षेत्र में भी गुलदार देखा जा रहा है। तो हमने एक जो प्रोसीजर हमारा होता है उसके तहत यहाँ पर एक पिंजरा लगाया था, और कुछ दिन पहले उस पिंजरे में ये गुलदार फंस भी गया था, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें से निकल के भाग गया था। आज फिर दोबारा वही गुलदार पिंजरे में फंस गया है, और इसे हमने जो इसे सुरक्षित आज इसे रेस्क्यू करते हुए हमारा एक रेस्क्यू सेंटर है चिड़ियापुर में, उसे वहाँ पर भेज दिया है। खबर लक्सर से है। वैसे ही पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के अलावा वायरल बुखार और अन्य संक्रमण बीमारियों का प्रकोप फैल रहा। वहीं लक्सर क्षेत्र में कुछ निजी चिकित्सक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियम के कायदों को ताक पर रखकर महामारी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्सर के शुगर मिल परिसर में सामने आया है, जहां एक निजी चिकित्सक द्वारा अपने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के बजाय उसे खुले में डाला जा रहा है, जिससे भारी बदबू फैलने के साथ ही संक्रमण रोगों को फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चिकित्सक द्वारा मेडिकल बायो वेस्ट फेंका जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि थोड़े पैसे बचाने की लालच में चिकित्सकों द्वारा जहां एक तरफ कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं खतरनाक बीमारी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लक्सर नगर में बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है। लक्सर नगर परिसर में जो शुगर मिल है, इसके जो
जो खुला मैदान है वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंका गया है। ये एक प्राइवेट क्लिनिक संचालक द्वारा फेंका गया है, जिसको लेकर के लक्सर उप जिलाधिकारी ने जो है संज्ञान लिया है और साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया है। इसमें नोटिस जारी कर संतोषजनक जो जवाब है वो मांगा गया है। जवाब ना मिलने पर जो है कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन उत्तराखंड में 2 कंपनियां हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के ये डिस्प्यूट करती है और साथ में जो प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन पैसे बचाने को लेकर के जिस तरीके से एक जो प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जिसको लेकर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो खुले में फेंका जाता है। लेकिन कब इस पर कार्रवाई हो पाएगी? कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, KNH इंडिया, लक्सर, हरिद्वार। और खबर देहरादून से, जहां पर हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। ठोस नहीं कह सकता कि जून के महीने में स्थिति हो जाएगी, जुलाई में स्थिति हो जाएगी, 6 महीने बाद स्थिति हो जाएगी या साल भर बाद ठीक हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता। और इसलिए जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। तो इसलिए हमको इस वायरस से दूरी बनाकर चलना पड़ेगा। तू भी चलता रहे, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हमारी चाल तेज होनी चाहिए, हम तेजी से आगे बढ़े ताकि वो पीछे छूट जाए। ये दार्शनिक पक्ष कह रहा हूं मैं। तो हमको उस ओर भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो भी जीवन है, उसको भी वो अपने जीने के लिए तमाम तरह के रूप बदल रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो हमको अपनी ताकत भी बढ़ानी है और उससे तेज चलना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से बेरोक टोक के लगाए जा रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और सचिव उद्योग से 10 जून को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है, पूछा है कि केंद्र सरकार की ध्वनि प्रदूषण नियमावली के तहत औद्योगिक, आवासीय और स्लाइटेड जोन कौन से हैं? क्या सरकार ने किसी क्षेत्र को नोटिफाई किया है? और नहीं किया तो कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गांव में किस आधार पर स्टोन क्रशर खोले जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 जून की तिथि नियत की है। आज कोर्ट ने इस इशू को कंसिडर किया था कि जो उत्तराखंड में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं 300 से अधिक, वो कहीं भी गाँव में किसी भी स्थान पर स्थापित कर दिए गए हैं, जबकि नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के अकॉर्डिंग जोनेशन होना चाहिए, पहले इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन की नोटिफिकेशन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। तो इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और साथ ही सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को 10 जून को वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है। खबर नैनीताल से है, जहां नगर कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक के साथ ईदगाह में होने वाली नमाज को लेकर वार्ता की। सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कुमार ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाजारों में बेवजह न निकले, क्योंकि कर्फ्यू के कारण लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहीं जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक ने सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद की नमाज घर में अता करने की बात कही। क्या आप सभी हज़रात को मालूम है कि हमारा जो ईद का त्यौहार होता है वो चांद के ताल्लुक़ से है। अगर आज चांद नज़र आएगा तो कल ईद मनाई जाएगी, और अगर आज चांद नहीं हुआ तो फिर फ्राइडे की, जुमे के दिन ईद मनाई जाएगी। और ईद की नमाज उसी अंदाज में अदा की जाएगी जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इंशाअल्लाह उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ये गाइडलाइंस आई हैं, लोग अपने अपने घरों में हिफाजत के साथ रहें और अपने घरों में नमाज का ज़िक्र का एहतिमाम करें, नमाज का भी एहतिमाम घरों में ही करें। ईद के दिन जो आदेश निर्देश दिए गए हम लोगों को, और उन लोगों को अवगत कराया है कि 5 लोगों से ऊपर जो है मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस आदेश को उन्होंने, आदेश और निर्देश को जो है मस्जिद के सदर और मुफ्ती साहब ने भी स्वीकार किया है,
उन्होंने भी कहा है कि हम लोग जो है अनाउंसमेंट के ज़रिए सबको बता देंगे कि सभी लोग जो है सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने घर में जो है अपने घर पर नमाज पढ़ें। बाज़ार में लगातार जो है पुलिस की गश्त बनी रहेगी ताकि भीड़ भाड़ बिल्कुल ना रहे, और वही जो आदेश निर्देश हैं शासन के कि एसेंशियल सर्विस ही केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलेंगी, और इसके अतिरिक्त जो है मेडिकल और पेट्रोल पंप लगातार खुले रहेंगे। इसी बीच उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, खबर उत्तरकाशी से बता रहे हैं आपको। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग घायल। खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में गिरी बिजली। रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ गांव के लिए रवाना हुई। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में गिरी बिजली। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग घायल। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में गिरी बिजली। रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ गांव के लिए रवाना हुई। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में गिरी बिजली। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग घायल। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ईद की नमाज को लेकर भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से गाइडलाइन पालन किए जाने की अपील की जा रही है। मैंगलोर शहर काजी मुफ्ती मासूम कासमी ने कहा कि ईदगाह में से 5 से 7 लोग ही मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करेंगे। बाकी लोग भी ईद की नमाज घरों में रहकर या नज़दीकी मस्जिद में अदा करेंगे। देखिए, आप हजरात भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त जो है हमारा देश और प्रदेश कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, और इसकी वजह से बकसरत अमवात का सिलसिला जारी है। अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ एक शरई फरीदा भी है। हमारी सरकार और हुकूमत की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी जा रही है, डॉक्टरों और अतिबा की तरफ से जो हिदायत और एहतियाती तदाबीर हमें बतलाई जा रही है, हम उनका पालन करें। और जैसे हमारे शासन और प्रशासन की तरफ से हमें आदेश दिया गया है कि ईद की नमाज हम अपने घरों पर, अपनी बैठकों पर, अपनी मस्जिदों में ही अदा करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क लगाएं। ईद की नमाज के बाद ज़बानी मुबारकबाद दें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, मुसाफिर ना करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
नमस्कार, खबर 1 बजे में आप सभी का स्वागत।